स्टूडेंट्स एडी फाइवर में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका किस तरह का है देखिए। तो ये झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची से ये मॉडल पत्र जारी हुआ है स्टूडेंट। तो ये आपका क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देखिए, पहला जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट एकदम बहुत बढ़िया तरीका से समझेंगे, एकदम आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, आपको एकदम पूरा एकदम यहीं पर याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप पहला क्वेश्चन देखिए कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ से आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका झारखंड बोर्ड ने आपका ये मॉडल सेट जारी किया है। तो देखिए क्या बोला है कि एन इंडियन साइंटिस्ट हु ऑन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज, मतलब कौन साइंटिस्ट है जिसको आपको नोबेल प्राइज मिला। किसमें नोबेल प्राइज मिला? आपका फिजिक्स में मिला। इसका मतलब आपका कौन सा है? जेसी बोस। कौन है आपका स्टूडेंट? जेसी बोस। दूसरा क्या है आपका? एच.जे. भाभा। उसके बाद आपका क्या है? एम.एन. साहा। और दूसरा है सर सी.वी. रमन। तो आप इस प्रॉब्लम का क्या आंसर दीजिएगा स्टूडेंट? तो कौन ऐसा फिजिक्स का पहला साइंटिस्ट थे जिसको नोबेल प्राइजेस मिला? तो आपको मेरे साथ ही याद करते रहना स्टूडेंट्स। वो कौन है? सी.वी. रमन है। कौन है स्टूडेंट? सी.वी. रमन है। इसका मतलब है कि वह इंडियन साइंटिस्ट थे जिसको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला। तो आपका आंसर की में आपका एच.जी. भाभा दिया गया है, बट वो आंसर की जो जारी किया है स्टूडेंट, वो क्या है? रॉन्ग जारी किया है। इसका मतलब है उसका जो आंसर होगा वह बी ना होके वो आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका मतलब स्टूडेंट आप बी नहीं याद करिएगा, आपको क्या करना है? याद करना है डी याद करना है। आपको क्या याद करना है? डी याद करना है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डी हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर सी.वी. रमन जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिसको आपको फिजिक्स में क्या मिला था? नोबेल प्राइजेस मिला था। इसका मतलब है कि नोबेल प्राइज किसको मिला था फर्स्ट फिजिक्स में? तो सर सी.वी. रमन। तो इसका आंसर ए का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डी हो जाएगा। ए का स्टूडेंट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आप प्रॉब्लम नंबर 2 पर देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब प्रॉब्लम नंबर क्या है स्टूडेंट? 2 है। अब 2 को देखते हैं कि 2 का आंसर क्या होगा। अब देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब इसमें निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है। मतलब इकाई प्रणाली मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब जो सिस्टम ऑफ यूनिट में कौन नहीं है। तो पहला आंसर है मीटर, उसके बाद आपका स्टूडेंट क्या है? किलोग्राम, उसके बाद सेकंड, उसके बाद एम्पियर, उसके बाद केल्विन, उसके बाद मोल, उसके बाद क्या है? कैंडेला। इसका मतलब एसआई सिस्टम में आपका क्या होता है स्टूडेंट? लेंथ भी आता है, उसके बाद आपका क्या होगा? मास भी आएगा, उसके बाद आपका टाइम भी आएगा, उसके बाद करंट भी आएगा, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी आएगा और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस दोनों आएगा। इसका मतलब है कि आपका कौन सा आंसर होने जा रहा है स्टूडेंट्स? तो एसआई सिस्टम में आपका जो होगा वो मीटर भी होगा, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। मतलब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका मतलब 2 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सीधी भाषा में आपको याद ही कर लेना है कि एसआई सिस्टम में कौन सा आंसर होने जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का ए हो गया, बट क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया। अब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें कौन सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। तो आप जानते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग कितने भागों में बांटे? एक होता है एमकेएस, दूसरा होता है सीजीएस, तीसरा होता है एसआई, और आपका यहां पर दिया गया है डेसिबल। तो आपका क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट में? आपका क्या होता है? 3 सिस्टम होता है, एक होता है एमकेएस, दूसरा होता है सीजीएस और तीसरा क्या होता है? एसआई। बट ये तीनों इसमें पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट, कौन सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप 3 नंबर बता ही चुके हैं। अब स्टूडेंट हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पर कि प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 का जो सॉल्यूशन क्या होगा। अब स्टूडेंट हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पर। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका प्रॉब्लम नंबर क्या 4 है। ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड हाफ विथ स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड इज। अब देखिए स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्विंग करेंगे आप ध्यान दीजिए। अब देखो, ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1, इसका मतलब एक डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक। अब ये आपका क्या है? 2 पॉइंट है। ये आपका क्या है स्टूडेंट? ए पॉइंट है, और ये आपका क्या है? बी पॉइंट है। ठीक है, और ये आपका पॉइंट क्या है? ओ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक छोटवा है, छोटवा आपका डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहां से लेके यहां जा रहा है। इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये टोटल डिस्टेंस आपका क्या है? 2D है।
क्या है आपका 2D है। यहां से लेके यहां तक हम डिस्टेंस को क्या कंसीडर कर रहे हैं D, और यहां से यहां तक हम डिस्टेंस को क्या कंसीडर कर रहे हैं D। अब देखिए स्टूडेंट, ये छोटू A से यदि O की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये D डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पूरा 2D डिस्टेंस है, इसका हाफ डिस्टेंस को वो आपका यहां से लेके यहां तक जाने में उसका जो वेलोसिटी लग रहा है वो v1 है, और यहां से यहां तक जाने में स्टूडेंट्स उसका जो वेलोसिटी है आपका क्या है v2 है। वेलोसिटी क्या है v2 है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हम इसका एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि एवरेज स्पीड क्या स्टूडेंट, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो आपका क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई क्या होगा, टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस बाई क्या होगा स्टूडेंट, टोटल टाइम होगा। अब देखो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट, अब देखो यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस क्या होगा 2D होगा, तो आप क्या लिखोगे यहां पर 2D लिखोगे। और टोटल टाइम यहां से लेके यहां तक छोटवा को जाने में T1 टाइम लग रहा है, और यहां से लेके यहां तक जाने में क्या लग रहा है T2 टाइम लग रहा है। इसका मतलब टोटल टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, T1 प्लस क्या हो जाएगा आपका T2 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिखेंगे 2D लिखेंगे। अब देखो T1 का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई क्या होता है टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा वेलोसिटी। इसका मतलब T1 टाइम में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो D डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और उसका वेलोसिटी क्या है v1 है। अब T2 टाइम में भी वो D डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसका वेलोसिटी क्या है v2 है। इसका मतलब स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को यदि सॉल्व करेंगे तो यह आपका आएगा 2D। अब यहां से D को बाहर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/v1, और स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा v2, 1/v2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को यदि सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट, ये d और d आपका कैंसिल हो गया। इसको यदि सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइडिंग बाय क्या होगा स्टूडेंट v1 प्लस क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। इसका मतलब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा स्टूडेंट 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइडिंग बाय v1 प्लस v2। इसका मतलब आपसे यदि पूछे कि इसका एवरेज वेलोसिटी का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको याद रख लेना है। ये इस फॉर्मूले से आपका बहुत सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। यदि आपका प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे तो इस फॉर्मूले को याद रख के हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब 4 का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, 4 का C होगा। अब आगे की ओर चलते हैं, 5 नंबर का प्रॉब्लम को देखते हैं कि 5 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब देखिए इंस्टेंट ऑफ टाइम पूछा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो आपको समझना है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि यह निश्चित समय में गति की दिशा में साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब इंस्टेंट टाइम पूछ रहा है। तो इंस्टेंट टाइम पूछ रहा है, यहाँ पर क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन है और इंस्टेंट टाइम है। ये क्या इंस्टेंट टाइम और डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब इंस्टेंट टाइम में यदि डायरेक्शन ऑफ मोशन यदि जनरेट करे तो d इक्वल टू v इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, dv बाई क्या d डिस्टेंस मोशन। अब देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब आपका क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा ds बाई क्या हो जाएगा dt। अब इंस्टेंट टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंट टाइम में यदि v इक्वल टू ds बाई dt आए तो इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस इस वेलोसिटी हो जाएगा। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर आपका 6 क्या है स्टूडेंट। अब देखिए 6 प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कि 6 का आपका प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट 6 का प्रॉब्लम का जो आंसर क्या होगा उसको ध्यान देना है कि 6 का प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा। अब देखिए हम प्रॉब्लम कहां जाते हैं, 6 पर जाते हैं। अब 6 का प्रॉब्लम को देखते हैं। अब देखिए मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखिए मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो प्रक्षेपण की अधिकतम सीमा। तो मैक्सिमम रेंज का स्टूडेंट जो फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे कि आर मैक्स क्या होगा स्टूडेंट, मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा स्टूडेंट। तो मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला होगा आप जानते हैं कि आर मैक्स रेंज मैक्स, आर मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा,
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या होगा स्टूडेंट, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या होगा जी होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या होगा जी होगा। आर का रेंज का फॉर्मूला होता है, बट इसको मैक्सिमम होने के लिए थीटा का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 45 डिग्री होना पड़ेगा। इसका मतलब 45 डिग्री यदि थीटा की जगह पुट करेंगे तो आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा, मतलब थीटा के जगह पर 45 रखेंगे तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू 1 डिवाइडिंग बाय जी। इसका मतलब मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, यू स्क्वायर बाई क्या होगा जी होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम को भी याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज का क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, तो आपका रेंज का जो फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगा, और जब इसको मैक्सिमम होना है तो थीटा को वैल्यू को क्या होना पड़ेगा 45 डिग्री होना पड़ेगा, तभी जाके आपका रेंज क्या हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है। इसीलिए कोई भी भाला फेंकता है तो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा मैक्सिमम रेंज तक वो अचीव कर पाएगा। इसीलिए कोई जेवलिन थ्रो जो रहता है वो अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 45 डिग्री बना के फेंकता है, जिससे वह जेवलिन थ्रो को क्या करे ज्यादा से ज्यादा दूर तक थ्रो कर सके। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब सी का आंसर जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, सी का आंसर जो होगा 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा ए होगा। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पर। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, अब देखिए यहां से कुछ फॉर्मूला और बता देते हैं। अब देखिए कि हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है जी होता है। तो हाइट से रिलेटेड यदि पूछे कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा 2g होगा। उसके बाद स्टूडेंट आपसे पूछे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो उसको याद रखना 2u साइन थीटा बाई क्या होगा जी होगा स्टूडेंट, 2u साइन थीटा बाई क्या होगा जी होगा। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पूछे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा 2g होगा। अब कैसे याद रखोगे, तो मैक्सिमम पूछ रहा, हाइट मैक्सिमम होना चाहिए, यू को भी स्क्वायर कर दो, यू स्क्वायर हो गया मैक्सिमम हो गया, साइन स्क्वायर भी कर दो, साइन को स्क्वायर कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इसको भी मैक्सिमम कर दो 2g कर दो। तो मैक्सिमम हाइट पूछे तो सबको क्या करना मैक्सिमम कर देना, ये याद रखने का तरीका है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा आपका, बाई क्या होगा स्टूडेंट 2g होगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम हाइट का। अब यदि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2u साइन थीटा बाई क्या होता है जी होता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का 3 फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रॉब्लम आने की संभावना है, तो इस तीनों फॉर्मूला को क्या करना याद रखना। और रेंज का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या होगा जी होगा। रेंज मैक्सिमम तभी हो सकता है जब थीटा का वैल्यू कितना हो 45 डिग्री हो। अब आगे की ओर चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पर। अब प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 7, ए बॉडी ट्रेवल अलोंग the circumference of a circle of radius 2 meter with a linear velocity of 6 meter per second then its angular velocity। इसका मतलब स्टूडेंट सबसे पहले इस प्रॉब्लम को बनाने से पहले एक फॉर्मूला जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को बनाने पर कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आप जानते होंगे स्टूडेंट v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर होता है। v आपका होगा लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा जो होगा वो स्टूडेंट वो क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी, और r जो होगा वो रेडियस होगा। इसका मतलब है कि आपका 2 पैरामीटर यहां पर गिवन दिया गया है। कौन सा पैरामीटर आपका गिवन है, तो लीनियर वेलोसिटी और रेडियस दिया गया है, आपको एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो आप उस फॉर्मूले का यूज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है v इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा इंटू क्या होगा आर होगा। इसका मतलब v जो हो गया वो लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा जो हो गया एंगुलर वेलोसिटी, और r जो हो गया रेडियस हो गया। यहां पर जो गिवन है उसको पुट करेंगे। लीनियर वेलोसिटी आपका क्या है 6 मीटर पर सेकंड दिया गया, तो यहां पर 6 पुट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी को आपको क्या करना है स्टूडेंट फाइंड आउट करना है, तो ओमेगा को ही फाइंड आउट करना है। और रेडियस आपके पास गिवन है, तो रेडियस आपके पास कितना दिया गया स्टूडेंट 2 दिया गया है। तो यहां से यदि सॉल्व करेंगे तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3 रेडियन पर सेकेंड आएगा स्टूडेंट। इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी का जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो 3 रेडियन पर सेकंड होगा। मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो होगा 3 रेडियन पर सेकंड होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट 7 का क्या होगा बी होगा। 7 का क्या होगा बी होगा। अब आगे की ओर चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8, एक्सीलरेशन इज व्हिच टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब है कि आपसे सीधी भाषा में पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन
का मतलब होता है त्वरण, और त्वरण किस तरह का क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो आपको बोलना है कि एक्सीलरेशन जो होता है वो कैसा क्वांटिटी है स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी है। सीधी भाषा में इसको याद रख लेना है कि एक्सीलरेशन उस तरह के क्वांटिटी को बोलेंगे जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर निर्भर करेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन बोलेंगे। इसका मतलब है उसी तरह के क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो एक्सीलरेशन किस तरह का क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 8 का जो सॉल्यूशन होगा वो स्टूडेंट वो क्या होगा, 8 का ए होगा। अब प्रॉब्लम नंबर 9 पर आते हैं स्टूडेंट कि प्रॉब्लम नंबर 9 का क्या सॉल्यूशन होगा। अब देखते हैं 9 का सॉल्यूशन को, हम लोग देखते हैं कि 9 का सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट 9 क्या बोल रहा है प्रॉब्लम। अब देखिए, ए स्टूडेंट स्टडी सम इक्वेशन, एक विद्यार्थी है कुछ इक्वेशन को क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। वो इक्वेशन आपका क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क पर टाइम, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहां पर पूछ रहा है कि हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटी आर कंटेंट इन द इक्वेशन। जो ये इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें से पूछ रहा है कि आपका कितने वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब एक इक्वेशन पूरा ये है स्टूडेंट, एक इक्वेशन आपका क्या पूरा ये वाला एक इक्वेशन है। अब देखिए यहां पर कितने इक्वेशन है स्टूडेंट, 3 इक्वेशन आपके पास गिवन है। पावर इज इक्वल टू क्या दिया गया, वर्क डन पर यूनिट टाइम दिया गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन दिया गया है, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर टाइम दिया गया है। इसका मतलब है कि इस 3 इक्वेशन में कितने आपके वेक्टर क्वांटिटी है। तो सीधी भाषा में समझो कि जो ये पहले गोल घेरा है इसमें पावर, वर्क और टाइम, पावर भी आपका कैसा क्वांटिटी है, तो पावर आपका किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क आपका कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। टाइम आपका कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर तीनों जो क्वांटिटी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब दूसरे वाला इक्वेशन को देखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मतलब फोर्स कैसा क्वांटिटी है स्टूडेंट, वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो डायरेक्शन पर भी निर्भर करता है। इसीलिए आपका फोर्स कैसा क्वांटिटी होगा, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी कैसा क्वांटिटी है, तो आपको बोलना है कि एक्सीलरेशन एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इस इक्वेशन में फोर्स भी आपका क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और एक्सीलरेशन भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में देखते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, वेलोसिटी वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेलोसिटी को कैसे याद रखेंगे, v मतलब वेलोसिटी और v मतलब वेक्टर। इसका मतलब है कि वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सीधी भाषा में याद रख लेना, v मतलब वेलोसिटी और v मतलब वेक्टर, इसलिए वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा क्वांटिटी है, तो आपको बोलना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये दोनों क्या होगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसका मतलब है कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसका मतलब इस 3 इक्वेशन में कितने वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको बोलना है इस 3 इक्वेशन में 4 वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 9 का डी हो जाएगा। ये भी आंसर गलत दिया, वो दिया रहा बी मतलब 2, बट इस इक्वेशन में कितना है, 4 आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या बोल रहा है स्टूडेंट। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 10 का सॉल्यूशन क्या होगा। अब 10 का प्रॉब्लम को देखते हैं कि 10 का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, इट इज कॉमन टू गिव इट इज ए सडन जार्क, इन डूइंग सो वी आर टॉकिंग एडवांटेज ऑफ। सीधी भाषा में समझो कि गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगाना आम बात है, ऐसा करने पर हम किसका लाभ उठा रहे हैं। सीधी भाषा में ये समझो कि जब भी कोई गीला कपड़ा है, मतलब भींगा हुआ कपड़ा है, उसको सुखाने के लिए क्या करते हैं, उसको इस तरह करके क्या करते हैं, झाड़ते हैं। इसका मतलब ये झाड़ने की प्रक्रिया को ही वो पूछ रहे हैं ऑप्शन में कि ये कौन सा नियम है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, और डी है नॉन ऑफ दीज। इसका मतलब है कि समझने का कोशिश करो, जब भी कोई गीला कपड़ा है तो गीला कपड़ा में पानी उसमें है, और पानी को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको इस तरह करके क्या कर रहे हैं, झाड़ रहे हैं। तो जब इसको झाड़ेंगे तो इसका मतलब वो कौन सा फोर्स काम करेगा, तो ये आपका क्या होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करेगा, काम करेगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन ये बताता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी पूर्ण की अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। मतलब जब तक वो अपने पोजीशन को तब तक मेंटेन करके रखना चाहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन हो जाएगा। तो 10 का आंसर जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, ए होगा। 10 का स्टूडेंट क्या होगा, ए होगा। वो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पर ही क्या करता
करता है, निर्भर करता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे की ओर आते हैं 11 नंबर प्रॉब्लम की। 11 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। अब स्टूडेंट देखिए 11 नंबर प्रॉब्लम, 11 नंबर प्रॉब्लम में क्या दिया गया है। अब 11 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं कि 11 नंबर प्रॉब्लम का 11 नंबर प्रॉब्लम देखिए, व्हिच वी एक्सपीरियंस रिक्वाइल इन ए गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट। मतलब गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं, यही चीज वो पूछ रहा है प्रॉब्लम में। तो पहला ऑप्शन है बिकॉज द बुलेट हैज स्मॉल लीनियर मोमेंटम, बिकॉज द बुलेट हैज लार्जर लीनियर मोमेंटम, द बुलेट हैज जीरो लीनियर मोमेंटम, और डी नंबर में दिया गया नॉन ऑफ दीज। इसका मतलब देखिए स्टूडेंट, जब भी हम लोग कोई बंदूक चलाते हैं तो जब गोली आगे की ओर भागती है तो बंदूक थोड़ा सा पीछे की ओर झटका मारता है। मतलब वही चीज ये प्रॉब्लम पूछ रहा है। गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं, मतलब जब गोली चला देते हैं तो बंदूक पीछे की ओर झटका मारता है, तो ये क्यों अनुभव करते हैं। इसमें लगता है एक्शन और रिएक्शन बल लगता है। तो अब समझने का कोशिश करो कि इसमें पूछ रहा है कि बिकॉज द बुलेट हैज स्मॉल लीनियर मोमेंटम, बिकॉज द बुलेट हैज लार्जर लीनियर मोमेंटम, द बुलेट हैज जीरो लीनियर मोमेंटम, और डी है नॉन ऑफ अबव। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, द बिकॉज द बुलेट हैज लार्जर लीनियर मोमेंटम, क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, पीछे की ओर झटका मारता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आंसर हो जाएगा आपका 11 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी हो जाएगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 11 का बी। अब देखते हैं 12 का प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा स्टूडेंट। अब देखते हैं 12 का प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा। अब आगे की ओर चलते हैं, 12 प्रॉब्लम पे आते हैं कि 12 का आंसर क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट 12 में क्या दिया गया है, द मास ऑफ ए बॉडी इज 2 kg। किसी भी बॉडी का मास कितना दिया गया है स्टूडेंट, 2 kg दिया गया है। उसमें वेट को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी। एम मतलब हो गया मास ऑफ द बॉडी, और जी हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसको बाय हार्ट याद रख लेना है, ये आपके प्रॉब्लम में मेंशन नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको याद ही रख लेना है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहां पर वेट को फाइंड आउट करना है, तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वेट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वेट इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू जी। एम इंटू क्या हो जाएगा, जी। एम जो होगा वो मास ऑफ द बॉडी होगा, और जी होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब जो मास दिया गया, मास ऑफ द बॉडी आपका 2 kg है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इसका वेट जो होगा स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19.6 न्यूटन। इसका मतलब वेट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, न्यूटन होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेट का यूनिट क्या है, तो आपको बोलना वेट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट 19 पॉइंट क्या होगा, 6 होगा। अब आगे की ओर आते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 पर। प्रॉब्लम नंबर 13 देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 13 का प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है। अब देखते हैं, ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस इन थ्रो फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड देन इज एक्सप्लेन। सीधी भाषा में समझो कि यदि कोई बस चल रही है और अचानक ब्रेक मार रही है तो बस क्या हो रहा है, रुक जा रही है। इसका मतलब जब बस रुकेगी तो हम आगे की ओर, मतलब मेरा बॉडी का झटका आगे की ओर लगेगा। इसका मतलब ये ऐसा क्यों होता है, तो ये ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप। यदि सडनली अचानक बस रुक जाएगी तो मेरा बॉडी का झटका आगे की ओर लगेगा। इसका मतलब है, इसका ये कारण है कि बस क्या एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, और एक वेलोसिटी से मूव करने के बाद उसके साथ साथ मेरा बॉडी भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मतलब मेरा पैर उसके साथ बॉडी उस बस के कांटेक्ट में है, तो बस के कांटेक्ट में, इसका मतलब बस मूव कर रहा है तो मेरा निचली वाला पोर्शन भी क्या कर रहा है, उसके साथ मूव कर रहा है। और जब बस अचानक रुक जाएगी तो मेरा बॉडी उस समय क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। इसका मतलब हम आगे की ओर झटका फीलिंग करेंगे, आगे की ओर हम गिरेंगे। इसका मतलब है कि पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड देन इज एक्सप्लेन्ड। मतलब ये क्यों हो रहा है, इसका कारण, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के कारण होता है। ये इसका कारण ही है कि ऐसा जो होता है वो किसके कारण होता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ के कारण होता है। इसका मतलब 13 का जो आंसर होगा वो स्टूडेंट वो क्या होगा, 13 का ए होगा। 13 का क्या होगा, ए होगा। अब आते हैं स्टूडेंट 14 नंबर प्रॉब्लम पर कि 14 नंबर प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा। 14 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। 14 नंबर प्रॉब्लम क्या है, अब देखो, कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम।
मतलब कणों के बीच में टकराव में संवेग संरक्षण निम्न में समझा जा सकता है। मतलब जो दो पार्टिकल आपस में कोलिजन होगा तो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, कंजर्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ओनली होगा। अब ये क्या होगा, कंजर्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ होगा, एंड बोथ न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ होगा। कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम, कणों के बीच में टकराव में संवेग संरक्षण निम्न में समझा जाता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, बोथ न्यूटन। इसका मतलब इसका होगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। इसका स्टूडेंट, इसका क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। जब दोनों के बीच में मोमेंटम होगा, टकराव होगा, तो इसमें क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, एनर्जी होगा। कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, एनर्जी होगा। आगे क्यों चलते हैं, 14 के बाद अब हम लोग देखते हैं 14 के बाद, ये भी आंसर वो गलत दिया है, वो डी दे दिया है। अब देखिए हम लोग स्टूडेंट 15 को देखते हैं कि 15 का आंसर क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट 15 में क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस, ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव in parallel to the surface, the frictional force F developed is proportional to the square of the mass of the body। दूसरा दिएगा mass of the body। तीसरा दिया गया है reciprocal of the mass of the body, और डी दिया गया reciprocal of the square of the body। सीधी भाषा में याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, m द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है, मतलब एक समतल सतह पर रखा गया है, इसे सतह के समानांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है, मतलब एक पैरेलल में उसको मूव करने के लिए एक फोर्स लगाया जाता है। तो विकसित घर्षण बल के समानुपाती होता है, मतलब वो किसके समानुपाती होगा, मतलब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपको बोलना है मास ऑफ द बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास ऑफ द बॉडी के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब स्टूडेंट 15 का आंसर क्या होगा, 15 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, बी होगा। 15 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बी होगा। अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 16 पर, कि प्रॉब्लम नंबर 16 का क्या आंसर होगा। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 16। 14 हो गया, 15 भी बता चुके हैं। अब देखते हैं 16 प्रॉब्लम। ये देखिए, इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, किसी भी तरह के टकराव में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। डी नंबर बोथ ए एंड बी, डी नंबर में दिया गया है नाइदर ए एंड बी। तो किसी भी सतह पर तरह का टक्कर हो, मतलब कोलिजन हो, तो उसमें क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 16 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए हो जाएगा। अब आगे की ओर चलते हैं, 16 के बाद आप प्रॉब्लम देखते हैं 17 का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखते हैं 17 का आंसर। 17 क्या है आपका, 17 है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहा है, सीधी भाषा में समझना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा उसी को आपको क्या करना है, लिखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका, एनर्जी दो तरह का होता है, एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। अब एक काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है हाफ, यहाँ पर एम वी स्क्वायर है, तो हम लोग स्टूडेंट एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एम से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, एक न्यू फॉर्मूला का जनरेट कर रहे हैं। हाफ हो जाएगा और एम स्क्वायर और वी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा हाफ, और एम भी का मतलब होता है, पी का मतलब होता है एम भी, मतलब लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम भी। तो एम भी का स्क्वायर है तो पी का स्क्वायर बाई क्या होगा, एम होगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्या होगा स्टूडेंट, 2m होगा। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो सकता है, एक फॉर्मूला ये हो सकता है। अब आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा आपका, एम इंटू जी इंटू क्या होगा, एच होगा। इसका मतलब है इसका जो फॉर्मूला यहाँ पर जो फीलिंग होगा वो क्या होगा, जी, और जी का जो नाम होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा।
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जी होगा। तो सीधी भाषा में याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है। मास आपके पास ऑलरेडी गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिलअप करे, इधर आपका हाइट दिया गया, इसका मतलब जी फिलअप होगा। जी का मतलब क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मतलब 17 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी हो जाएगा। 17 का स्टूडेंट आंसर हो जाएगा डी। अब आगे की ओर आते हैं। 17 के बाद 18 प्रॉब्लम। 18 प्रॉब्लम क्या बोल रहा है उसको हम देखते हैं। अब देखिए 18 प्रॉब्लम क्या बोल रहा है स्टूडेंट। 18 प्रॉब्लम क्या है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, मतलब आपको एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या होगा यही पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे स्टूडेंट, वर्क का फॉर्मूला जो होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि हम यदि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। इसका मतलब है कि एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन होगा। इससे प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दो पैरामीटर आपके पास गिवन रहेगा, वो तीसरा पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस। एफ होता है फोर्स, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपका क्या होगा यहाँ पर, कॉस थीटा होगा। क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, इस दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा होगा। यदि आपका थीटा 0 डिग्री होगा तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एफ डॉट क्या हो जाएगा आपका, एस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है कि W इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डॉट एस होगा। तो आपका वर्क क्या हो सकता है, वर्क 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। वर्क 0 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू यदि हम लोग 90 डिग्री रखेंगे स्टूडेंट, उस केस में वर्क आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम और पूछा जा सकता है कि किस केस में आपका वर्क 0 होगा। तो आपको बोलना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यदि एंगल 90 डिग्री बने तो अब आपका क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। आपसे पूछेगा कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, तो आपको बोलना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यदि एंगल 0 डिग्री बने तब वर्क क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। और पूछेगा कि वर्क किस कंडीशन में निगेटिव होगा, तो आपको बोलना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यदि एंगल 180 डिग्री बने तब आपका वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे की ओर आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 19। प्रॉब्लम नंबर 19 क्या, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉगस ऑफ। अब देखिए 19 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं कि 19 नंबर प्रॉब्लम का क्या आंसर होगा। अब देखिए टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉगस ऑफ। तो किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णी अनुरूप है, मतलब एनालॉगस किसका है। तो पहला ऑप्शन दिया गया मास, दूसरा ऑप्शन दिया गया फोर्स, तीसरा ऑप्शन दिया गया वेलोसिटी और लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया काइनेटिक एनर्जी। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉगस ऑफ, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, इसको याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। मतलब 19 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो आपको याद रखना है कि इसका एनालॉगस जो होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स होता है। अब आगे की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं कि 20 नंबर प्रॉब्लम का क्या आंसर होगा। 20 नंबर प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है। अब देखो ये पूछ रहा है 20, देखिए 20 को एक बार रीडिंग करिए। Which physical quantity is represented by the product of moment of inertia and the angular acceleration। इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यदि हम लोग आई मानते हैं और एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा मानते हैं तो आई इंटू अल्फा जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, टॉर्क होता है। तो इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, टॉर्क मिलेगा। तो इसको भी याद रखना है कि यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। तो इसका आंसर 20 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी हो जाएगा। अब आगे की ओर चलते हैं। 21 को देखते हैं कि 21 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट। अब देखते हैं 21 का आंसर क्या होगा। अब देखिए 21 का प्रॉब्लम को देखते हैं।
अब देखो 21 क्या बोल रहा है, इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स। यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग किस दिशा में है, तो आपको बोलना है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग द, मतलब किसके डायरेक्शन में होगा, तो इसको याद रखना एक्सिस ऑफ रोटेशन के बराबर होगा। इसका मतलब 21 का आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा आपका, 21 का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 21 का आंसर डी होगा, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। एक्सिस ऑफ क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के बराबर होगा। अब देखिए 21 हो गया, अब 22 को देखते हैं कि 22 का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखते हैं 22। अब 22 क्या है, अब देखिए इसके वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, मतलब पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करेगा, मास ऑफ द प्लेनेट, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ द बॉडी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सीधी भाषा में पहले समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होने जा रहा है। इसके वेलोसिटी उस तरह के वेलोसिटी को बोलेंगे जब किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से किसी ऑब्जेक्ट को यदि यहां से फेंक देंगे तो वो ऑब्जेक्ट फिर रिटर्न हमारे अर्थ पर नहीं आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके वेलोसिटी बोलेंगे या पलायन वेग बोलेंगे। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके दूसरे जगह पर चला जाएगा तो वो वेलोसिटी क्या होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगा, उसको क्या बोलेंगे, इसके वेलोसिटी बोलेंगे। तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √2g और क्या होगा, RE होगा। इसका मतलब जी जो होगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा और RE जो होगा वो रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। अब हम समझते हैं कि इसको फिर आगे की ओर एक्सटेंशन कैसे करेंगे। तो आपका स्मॉल g और कैपिटल G में एक फॉर्मूला होता है, तो वो कैसे निकलता है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, G और क्या होता है M1 M2 और क्या होता है R का स्क्वायर होता है। तो ये रेडियस ऑफ द अर्थ है तो RE का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखो F इज इक्वल टू क्या है, जी M1 M2 बाई क्या है, RE का स्क्वायर है। RE जो हो गया वो क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट के बीच में है, डिस्टेंस है। अब देखिए समझने का कोशिश करते हैं कि जब अब ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब ये आपका क्या फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। अब देखो ये आपका g और M1 को हम लोग यदि m मान लेते हैं, कैपिटल M को इस M2 को कैपिटल M मान लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, RE का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये M कैंसिल हो गया तो G के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी M और बटा क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, RE का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस RE के जगह पर हम इस G के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो G के जगह पर GM बाई RE का स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो होगा वो 2 हो जाएगा और G के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, GM और बाई क्या लिख सकते हैं, RE का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या है, RE है। तो ये कट गया, इसका मतलब इसका जो आएगा 2GM बाई क्या होगा, RE का क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसका मतलब इसके वेलोसिटी किस पर निर्भर कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर भी निर्भर कर रहा है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G पर निर्भर कर रहा है। मास ये कैपिटल M जो है मास ऑफ द प्लेनेट है और स्मॉल m है जो मास ऑफ द बॉडी है, और RE है रेडियस ऑफ द प्लेनेट। इसका मतलब है कि मास ऑफ द प्लेनेट पर भी निर्भर कर रहा है, रेडियस ऑफ द प्लेनेट पर भी निर्भर कर रहा है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर भी निर्भर कर रहा है। वो किस पर निर्भर नहीं कर रहा, मास ऑफ द बॉडी पर निर्भर नहीं कर रहा। इसका मतलब स्टूडेंट 22 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। 22 का क्या होगा, सी होगा। तो मतलब यहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो पूछेगा कि इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये बता देना है। उसके बाद पूछेगा कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है, तो इसको भी बता देना है। उसके बाद पूछेगा कि इसका डिराइव फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको बोलना है V इज इक्वल टू जी 2GM और ये आपका क्या हो जाएगा, और ये RE कैंसिल हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, सीधी भाषा में ये आपका क्या बचेगा, इसको साफ करके लिख ही देते हैं यहाँ पर। तो ये RE ये आपका क्या RE है, तो RE कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा 2GM बटा क्या होगा, इसका आंसर RE होगा। तो ये भी याद रखना है। अब इसके वेलोसिटी का जो वैल्यू क्या होगा, तो आपसे ये पूछेगा, तो आपको बोलना 11.2 किलोमीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। मतलब 1 सेकंड में यदि इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे
तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो यहाँ से स्केप कर जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, स्केप वेलोसिटी बोलेंगे। तो स्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगा। स्मॉल जी कैपिटल जी में ये रिलेशन होगा, इसके वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होगा, इसके वेलोसिटी का ये भी मॉडिफाइड फॉर्मूला होगा। इसके वेलोसिटी किस पर निर्भर नहीं करता है, तो मास ऑफ द बॉडी पर निर्भर नहीं करता है। तो 22 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी हो जाएगा। अब आते हैं 23 पर स्टूडेंट, 23 का आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। अब आते हैं हम लोग 23 पर। 23 क्या है देखो, अब देखो बताओ तो ये इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है कि अर्थ के सरफेस में पूछ रहा है। तो अर्थ का 3 कंडीशन, एक अर्थ देखिए यहाँ पर एक पिक्चर बनाते हैं, वहां पर क्लियर करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखिए 20 आपका क्या है 23 प्रॉब्लम है, तो 23 प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि 23 प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा। तो 23 प्रॉब्लम जो है आपका है, ये है आपका 23 द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस। इसका मतलब है स्टूडेंट, अब देखिए मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका सेंटर हो गया, ये इक्वेटर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया। तो जी का वैल्यू जो मैक्सिमम होगा, जी जो मैक्सिमम होगा, और जी मैक्सिमम जो होगा पोल में होगा, और मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, इक्वेटर में होगा। और आपका सेंटर में जी का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट, वो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो सीधी भाषा में याद रखना है कि जी का वैल्यू सेंटर में क्या होगा, 0 होगा, पोल में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इक्वेटर में क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका मतलब है वो पूछ रहा है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, मैक्सिमम एट पोल, मैक्सिमम एट इक्वेटर, मिनिमम एट पोल, इक्वेटर, बोथ एट पोल एंड इक्वेटर, मतलब इक्वल तो कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि पोल में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इक्वेटर में क्या होगा, मिनिमम होगा। और सेंटर में भी पूछा जा सकता है कि सेंटर में जी का वैल्यू क्या होता है। पिछले बार का क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंटर में जी का वैल्यू क्या होता है, तो आपको बोला है कि सेंटर में जी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब 23 का आंसर जो होगा स्टूडेंट, पोल में मैक्सिमम होगा, इक्वेटर में मिनिमम होगा, और सेंटर में क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि 23 का जो आंसर होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, ए होगा। अब आते हैं हम 24 पर। 24 का आंसर क्या होगा। अब 24 का आंसर देखते हैं कि 24 का क्या होगा। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एज, मतलब एस्केप वेलोसिटी क्या बॉडी के मास पर निर्भर करेगा। अभी हम चिल्ला चिल्ला के बताए कि एस्केप वेलोसिटी आपका बॉडी के मास पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब है क्या, m के पावर 0, m के पावर 1, m के पावर 2, m के पावर 3। इसका मतलब इसके वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एज, किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है। तो इसका मतलब m के पावर क्या होगा, 0 होगा, वह मास पर निर्भर नहीं करता है, मास पर निर्भर नहीं करता। तो इसके वेलोसिटी बॉडी के मास पर आपका निर्भर नहीं करेगा स्टूडेंट। इसका मतलब 24 का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 24 का जो आंसर होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 25 देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, वही प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा है। तो पहला प्रॉब्लम है पोइजलेस लॉ, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो सीधी भाषा में याद रखना कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होता है वो किस पर काम करता है, तो आपको बोलना है कि पास्कल्स लॉ में क्या करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो किस पर काम करेगा, पास्कल्स लॉ में काम करेगा। किस पर काम करेगा, पास्कल्स लॉ में काम करेगा। इसका मतलब 25 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मॉडल सेट था स्टूडेंट, वहाँ पर हम यहाँ पर 25 प्रॉब्लम का क्या किए स्टूडेंट, डिस्कस किए, 25 का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिए। तो आप यहाँ से 25 प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट। यहीं पर अपने वीडियो को एंड करते हैं। यदि कोई स्टूडेंट चैनल में नए आए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने ग्रुप में क्या करना है, शेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट। वंदे मातरम।